ओके, चैप्टर 8 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इससे पहले लेक्चर में हमने फैराडे के फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को डिस्कस किया था और उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल्स तो नहीं है, जस्ट इसको डिस्कशन इसकी होती है। तो लॉ क्या कहता है, फैराडे का दूसरा कानून को डिस्कस करना है। तो ये भी इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में ही है। इलेक्ट्रोलिसिस आप जानते हैं एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर जो है वो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो आपको एनोड और कैथोड पर मिल जाते हैं। ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता था, वो ये कहता था कि जितना ज़्यादा आप करंट पास करेंगे उतने ज़्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा किस पर, ये कैथोड पर या इलेक्ट्रोड पर। करंट की मिकदार पर ज़्यादा करंट होगी तो ज़्यादा डिपॉजिट होगा, करंट कम पास करोगे तो कम डिपॉजिट होगा। ये फर्स्ट लॉ पे मैंने आपको डिटेल में समझाया था। ये जिस फर्स्ट लॉ में डायग्राम बनाई थी उसमें जो चीज़ भी किया था, तो फिर न्यूमेरिकल्स भी किया था उससे, एक फॉर्मूला W=ZET ड्राइव करके। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहता है, अच्छा ये भी माइकल फैराडे ने पेश किया था, ये लॉ भी सेकंड लॉ भी, जिसका फर्स्ट लॉ भी माइकल फैराडे का ही था। तो दो लॉज उन्होंने पेश किए थे। ये कहता है कि सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, then the amount of substance deposited or liberated at electrode is directly proportional to their chemical equivalent masses। कि अगर हम सेम अमाउंट ऑफ करंट को डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में से पास करें तो फिर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर उसकी मिकदार किस पे डिपेंड करेगी, केमिकल इक्विवेलेंट मासेस पर या इक्विवेलेंट मासेस पर डिपेंड करेगी। तो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पर जैसे कि 3 बीकर ले लिया, एक बीकर में हमने NaCl डाला एक इलेक्ट्रोलाइट, एक में कैल्शियम क्लोराइड डाला एज इलेक्ट्रोलाइट, एक में एल्यूमिनियम क्लोराइड डाला एज एन इलेक्ट्रोलाइट, और तीनों में हमने दो इलेक्ट्रोड सब में लगा दिए। और हमने क्या किया कि मतलब आपस में जो कंसेक्यूटिव सेल्स थे उनके इलेक्ट्रोड्स को साथ में कनेक्ट कर दिया है ना, इसका इसके साथ, फिर ये इसके साथ। इस तरह से क्या होगा कि ये सारे के सारे जो तीनों आपके पास जो सेल हैं वो सीरीज़ में कनेक्ट हो गए, सीरीज़ में कनेक्ट हो गए आपस में। तो जब हम यहाँ से, ये सेल मौजूद है, आपको दिख रहा होगा ये सेल, तो जब हम इस सेल से करंट पास करेंगे तो वो करंट इन तीनों सेल से पास होगा। जैसे अगर ये यहाँ से निकला है तो पहले यहाँ से निकल यहाँ जाएगा, फिर यूँ जाएगा, फिर यूँ जाएगा और फिर यूँ वापस आ जाएगा, ऐसे करंट होगा ना पास। और ये जो सेल है इसका करंट भी लेट्स से फिक्स है, हम कह देते हैं कि जो 10 एम्पियर का जो है वो ये करंट पास कर सकता है। इसका मतलब तमाम ही सेल्स में से 10 एम्पियर करंट पास होगा। सेम अमाउंट ऑफ करंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में से पास होगा। तो अब क्या तीनों के अंदर, अब जैसे सोडियम पॉजिटिव है, ये इस कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। कैल्शियम पॉजिटिव 2 है, वो इस कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। एल्यूमिनियम पॉजिटिव 3 है, वो इस कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तीनों जब जाकर डिपॉजिट होंगे तो क्या उनकी अमाउंट सेम होगी, क्या वो सेम अमाउंट पर डिपॉजिट होंगे, क्योंकि करंट तो सेम गुजार रहे। फर्स्ट लॉ तो ये कहते हैं जितना करंट गुजरेगा उतना डिपॉजिट होगा, लेकिन वो सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। अगर एक से अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद हैं फिर करंट पर डिपेंड नहीं करेगा, फिर डिपेंड करेगा केमिकल इक्विवेलेंट मास, जिसका ज़्यादा होगा ना वो ज़्यादा डिपॉजिट होगा। अब केमिकल इक्विवेलेंट मास हम कैसे बता सकते हैं, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी। जब एटॉमिक मास को हम उसके वैलेंसी से डिवाइड करते हैं तो हमें पता लग जाता है केमिकल इक्विवेलेंट मास। जैसे कि अगर हमें सोडियम का निकालना हो कि चेक करना है कि सोडियम कितना लिबरेट होगा, डिपॉजिट होगा, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23 होता है, और सोडियम की वैलेंसी आप जानते हैं +1 होती है, तो 23 1 से डिवाइड हो 23 आ गया। इसी तरह कैल्शियम का निकाल लो, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, और कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है +2 होती है, तो 2 से डिवाइड कर दिया 20 आ गया। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है +3, तो 27 को 3 से डिवाइड किया, 3 1 3 3 9 27 9 आ गया। तो 23 आ रहा है सोडियम का, 20 आ रहा है कैल्शियम का, 9 आ रहा है एल्यूमिनियम का। तो सबसे ज़्यादा केमिकल इक्विवेलेंट मास किसका आ रहा है, सोडियम का। तो ये जो सोडियम है ना वो सबसे ज़्यादा डिपॉजिट होगा, जाकर सबसे ज़्यादा सोडियम डिपॉजिट होगा। उससे कम डिपॉजिट कौन सा होगा,
कैल्शियम, कैल्शियम उससे कम डिपॉजिट होगा और सबसेक्वेंट डिपॉजिट क्या होगा जाकर एल्यूमिनियम, चूँकि उसका केमिकल इक्विवेलेंट मास सबसे कम है। तो अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में से पास किया जाए तो कैसे पता लगेगा कि कौन सा मेटल ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है? वो हम बता सकते हैं अगर हमें केमिकल इक्विवेलेंट मास पता होगा। बस समझ में कि सेकंड लॉ क्या कहता है इलेक्ट्रोलिसिस का? न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं इसके, थोड़ा सा मुश्किल भी है फर्स्ट लॉ से ये समझने के लिहाज से, बट इतना भी मुश्किल नहीं है कि नामुमकिन हो जाए। बस में बात ये कर रहे हैं कि सेम करंट को डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से पास कर रहे हैं तो कितना डिपॉजिट होगा सब्सटेंस जाकर एलिमेंट, तो वो डिपेंड करेगा उसके केमिकल इक्विवेलेंट मास पे। जिसका केमिकल इक्विवेलेंट मास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिपॉजिट करेगा। और केमिकल इक्विवेलेंट मास निकालेंगे कैसे? एटॉमिक मास को वैलेंसी से डिवाइड करके। क्लियर सब चीज़ें? ठीक है। नाउ फाइनली हम क्या करेंगे, 4 डेफिनेशन है वो समझनी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसे कहते हैं, कूलम क्या होता है, एम्पेयर किसे कहते हैं और फेराडे, ये क्या चीज़ें हैं। ये बहुत मतलब समझ में नहीं आती, थोड़ी मुश्किल सी चीज़ लगती है वैसे बच्चों को समझने में। इस चैप्टर नंबर इसके अंदर 8 के अंदर तो बुक में भी देखेंगे ना तो थोड़ा मुश्किल से डिफरेंट डेफिनेशन मुश्किल से लिखी हुई है, तो बड़े मुश्किल से याद हो पाता है। समझ के याद कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ये हमने क्या किया है कि चैप्टर नंबर ये हमने फैराडे फर्स्ट लॉ में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को ड्राइव किया है जो कि Z था। वहाँ बताया था कि Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। तो ये Z है क्या चीज़, अगर हम इसमें देखें तो फॉर्मूला क्या हमने ड्राइव किया था, W = Z × A × T। Z किसके बराबर आ जाएगा, W/A × T के। सही है। तो Z जो है वो बराबर है W/AT के। अब इसी से क्या होगा, इसकी डेफिनेशन निकल जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखो Z क्या है कि आप यहाँ पर बस ये वेट है ना, वेट आपको पता है कि दैट इज़ ग्राम में होता है और A है करंट एम्पेयर में होता है, T टाइम में सेकंड में होता है। ठीक है। तो ये इस तरह से इस डेफिनेशन को आप समझ लें कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या चीज़ है कि द वेट ऑफ सब्सटेंस विच इज़ डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पेयर करंट इज पास फॉर 1 सेकेंड। देखो ऊपर से नीचे तक पढ़ते हुए जाओ। वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड व्हेन 1 एम्पेयर करंट पास फॉर 1 सेकेंड, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। मतलब अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 1 एम्पेयर करंट को 1 सेकंड के लिए पास किया गया है तो जितना भी सब्सटेंस डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे वो कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जैसे हमने वो कह रहा था ना सिल्वर का 0.00118 ग्राम ये पर कूलम, ये बताया था कि भाई ये सिल्वर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। इसका मतलब अगर सिल्वर नाइट्रेट का जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट है और हम 1 एम्पेयर करंट को 1 सेकंड के लिए पास करेंगे तो इतने ग्राम सिल्वर कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, जाके चिपक जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इस चीज़ को हम कहते हैं कि 1 सेकंड करंट 1 एम्पेयर करंट 1 सेकंड तक पास करने में जितना भी सब्सटेंस कैथोड पर डिपॉजिट होता है वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसलिए वो हर एलिमेंट का अलग अलग आ रहा होता है, कॉपर का अलग होता है, सिल्वर का अलग होता है, सबका अलग होता है। तो इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर एवरी मेटल, तो हर मेटल के लिए। नेक्स्ट है कि यूनिट क्या होगी उसकी यूनिट होती है ग्राम पर कूलम होती है या किलोग्राम पर कूलम, दो में से कोई यूनिट इसकी होती है। और इसको डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल Z से इसको हम शो करते हैं। समझ में आ गई पहले डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन है कूलम। कूलम किसे कहते हैं, कूलम को कैपिटल C भी लिखा जाता है, फिजिक्स में बड़ा इस्तेमाल है इस कूलम का। इट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये चार्ज की या इलेक्ट्रिक चार्ज की एक यूनिट है ना। जब हम कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो ऑफ चार्जेस का बहना इलेक्ट्रिक करंट है। जब किसी तार से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और चार्जेस से क्या मुराद है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो फिर वो चार्जेस का फ्लो करना इलेक्ट्रिसिटी है। तो अब जो चार्जेस फ्लो करते हैं तो उनको जब मेजर करते हैं चार्जेस को वो कूलम में करते हैं। तो चार्जेस को मेजर करने के लिए यूनिट हमारे पास होती है कूलम। अब ये कूलम क्यों कहते हैं उसको, बिकॉज एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉर्ज कूलम। ठीक है, तो जॉर्ज कूलम ने चूँकि बताया था पहली बार इसको, इसलिए उसी के नाम पर कूलम है, ये जॉर्ज कूलम के नाम पर चार्ज की यूनिट है। और इसका डिनोट किससे किया जाता है, किस अल्फाबेट से, कैपिटल C से इसको हम शो करते हैं। सिंपल, समझ में आ गया। नेक्स्ट डेफिनेशन है एम्पेयर। एम्पेयर तो आपको पता है, अभी पढ़ा भी था इससे पहले। एम्पेयर यूनिट है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पेयर है।
करंट जो फ्लो करता है उसकी यूनिट एम्पियर है, और इसका नाम रखा गया किसके, आंद्रे एम्पियर। आंद्रे एम्पियर एक साइंसदान था, उसके नाम पर जो है उसको रखा गया आंद्रे एम्पियर, ठीक है। तो इसलिए एम्पियर कह रहे हैं, और इसको डिनोट किस कर किया, तो पूरा एम्पियर लिख सकते हैं और एएमपी से इसको डिनोट किया जा सकता है एम्पियर को। द इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम करंट इज पास फॉर 1 सेकंड। 1 एम्पियर करंट उस वक्त होता है जब 1 कूलम करंट को 1 सेकंड के लिए पास किया जाए। मतलब 1 कूलम जो है वो करंट कह लो या 1 कूलम चार्ज कह लो, 1 कूलम चार्ज को अगर 1 सेकंड तक पास किया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड तक पास होगा तो करंट होगा 1 एम्पियर, ठीक है। तो फिर से बता दूं, एम्पियर करंट की यूनिट है, आंद्रे एम्पियर के नाम पर एएमपी से शो करते हैं, और 1 कूलम करंट को 1 सेकंड के लिए पास करोगे तो वो 1 एम्पियर करंट कहलाता है। इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इस एम्पियर को। सबसे आखिरी है फेराडे। फेराडे जो है वो बच्चों वो माइकल फेराडे के नाम पर है, फेराडे, ठीक है। और फेराडे में बस इतना से याद रखो कि 96500 कूलम चार्जेस वो मिलकर 1 फेराडे बनाते हैं। जैसे ना कूलम है, कूलम चार्ज की यूनिट है, अगर 96500 9000 मतलब 96,500 96,500 कूलम जब मिलते हैं तो क्या तैयार होता है, 1 फेराडे, 1 फेराडे। बस इतना याद रखना है। क्लियर है सारे जितने चारों डेफिनेशन। तो बस ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया आपका।